ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं वो क्या रहेगा सर, अगर आपके विजन के हिसाब से? हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि गंगा नदी के किनारे पर जो तटबंध है, जो संरचना है, कटाव से बहुत सारे गांव पीड़ित होते हैं, पहले उनको कटाव से सुरक्षित किया जाए। सारे स्कूल और जो अस्पताल हैं वो दुरुस्त हों, त्वरित चिकित्सा और अच्छी शिक्षा। खुले मंच से कोई ये इस तरह की घटना हुई है तो उसकी विकैरियस लायबिलिटी तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर है। पूरे चुनाव के बाद ये हमेशा मुद्दा रहेगा। आने वाली जनरेशन इतिहास में पढ़ा करेंगी कि इस तरह के नेता हुआ करते थे, गलती से वो सत्ता पर आ गए तो जिस तरह का वो डांस कर रहे हैं, बिहार का विकास भी उसी तरह से उस रास्ते पर भटक जाएगा जितना वाहियात उनका डांस। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और कुल 243 सीटों में एक सीट है ब्रह्मपुर। जी हाँ, बक्सर में ब्रह्मपुर हॉट सीट है और इस सीट पर प्रबल दावेदार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी। जी हाँ, आरएसएस और बीजेपी से पुराना नाता है और सूत्रों के हवाले से बीजेपी कंफर्म करेगी ये टिकट। हालांकि इस मुद्दे पर बात करने के लिए खुद सत्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। हमारा सोर्स तो यही कहता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपका सिलेक्शन कर लिया है। देखिए, हम ऐसे सोर्सों पर नहीं विश्वास करते हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जब जहां जो जिम्मेदारी देती है उसका 100% देने का प्रयास करते हैं। संगठन के लिए कार्य करते हैं, पार्टी के लिए कार्य करते हैं और आने वाले समय में भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसमें हम लोग पार्टी को निराश नहीं करेंगे। 1990 से देखिए इतना साल बीत गया, लगभग 35 साल हो गए। आरएसएस से संबंध रहा, भारतीय जनता पार्टी में आप चिकित्सा प्रकोष्ठ में भी रहे, एक लंबा अरसा रहा है। और लेकिन पार्टी के जो मेन विंग है उससे अलग आपने, चूँकि इसलिए हम ये दर्शकों को बताते हैं कि डॉक्टर साहब पेशे से भी डॉक्टर हैं और बिहार की राजनीति में देखिए सर, डॉक्टर सीपी ठाकुर पद्मश्री अवार्ड से उन्होंने भी राजनीति में बड़ा लंबा मुकाम हासिल किया। एस.एन. आर्या हैं, कई ऐसे नाम हैं। तो आपको लगता है कि डॉक्टरी पेशे से राजनीति में आना और सेवा भाव बहुत सहज हो जाता है? जी जी बिल्कुल। दिनकर जी ने कहा है अपने एक लेख में कि रोगों के निदान और प्रश्नों के उत्तर समाज को नेता दिया करते हैं। तो दिनकर जी के ज़माने से ये चला आ रहा है कि नहीं भाई, डॉक्टर जो बीमारियों का सही डायग्नोसिस करता है वो भी समाज को एक नेतृत्व देने का कार्य करता है। तो एज ए डॉक्टर हम जब लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी बीमारियों के लिए दवा देते हैं, जांच करते हैं, तो साथ ही साथ उनकी सामाजिक समस्याओं पर भी ध्यान जाता है कि भाई क्यों लोग पीड़ित हैं, ओवरऑल समाज में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। और जब ऐसी बातें निकल कर आती हैं तो हमें भी ये एक इंस्पिरेशन मिलता है कि ठीक है, अपने चिकित्सकीय जो हमारा प्रोफेशन है उससे अलग हट के भी लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन के लिए अगर हम कुछ सकारात्मक योगदान कर पाएँ तो हमने ये प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस प्रयास से आम लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो रामधारी सिंह ने यह भी कहा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ब्रह्मपुर आपका नेटिव पैलेस है, जहाँ जन्म हुआ, जहाँ के लिए आप सेवा करना चाहते हैं। यूँ तो पूरा बिहार आपका है, लेकिन ब्रह्मपुर में सर आज भी वो धरती के बिहार, मतलब राजनीति के उस पटल पर नहीं आ पाया है जो पिछले 15 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। कहाँ चूक रह गई सर? देखिए, ब्रह्मपुर में पिछले 2 चुनाव में हमारी पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई। कई तरह की इस तरह की परिस्थितियां हो गई। 2015 के चुनाव में बहुत ही ज़्यादा हेड टू हेड पोलराइजेशन हो गया। नीतीश जी और लालू जी एक साथ थे तो उसका फ़ायदा मिल गया। 2020 में इस तरह से परिस्थितियां बनी कि टिकट हमारी एक सहयोगी पार्टी उस समय हुआ करती थी वीआईपी, उसको मिल गई और उसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनमें थोड़ी नाराज़गी हो गई। और इस वजह से चूँकि ब्रह्मपुर एक ऐसी सीट है जिसके वोटिंग पैटर्न और मतदाताओं के मिजाज का असर जो है वो बगल की शाहपुर विधानसभा और बक्सर विधानसभा पर भी पड़ता है, क्योंकि ये तीनों विधानसभा की डेमोग्राफी लगभग सिमिलर है, सिमिलर डेमोग्राफी होती है और ब्रह्मपुर के लोगों के मिजाज का असर इन दोनों पर भी पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारी ब्रह्मपुर भी गड़बड़ हो गई सीट और शाहपुर और बक्सर भी गड़बड़ हो गई। लेकिन देखने वाली ये बात है कि ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सीट है और जो भी
पिछले चुनाव में चूक रही है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, संगठन ने उसको सुधारने के लिए प्रयास किया है। हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है और पार्टी सोच समझ के जिस भी सही प्रत्याशी को लड़ाएगी। तो इस बार सिर्फ ब्रह्मपुर ही नहीं, वो तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में, बिल्कुल शाहपुर, ब्रह्मपुर और बक्सर, ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार, अच्छी मार्जिन से जीतेगी। ऐसा नहीं लगता कि जीत से पहले राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाल के पानी फेर दिया? नहीं, उन्होंने अपनी संभावनाओं पर पानी फेर दिया। आप देखेंगे कि इतनी बड़ी यात्रा की, करोड़ों अरबों का उन्होंने खर्च किया होगा, बहुत सारी भीड़ जुटाई गई अंदर से बाहर से, दूसरे राज्यों से भी। बिहार विरोधी मानसिकता के बड़े बड़े नेताओं को प्लेटफॉर्म पर लाया गया। ऐसे लोग, स्टालिन जैसे लोग या रेवंत रेड्डी जैसे लोग जो दिन रात बिहारियों को गाली देते हैं, ऐसे लोगों को मंच से बुलाकर बिहारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद खुले मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी का अपमान किया गया। पूरी यात्रा में एक भी जेन्युइन ऐसे वोटर को वो नहीं ला पाए जिसका नाम कट गया हो, एक भी क्लेम नहीं प्रस्तुत कर पाए। जो भी उन्होंने दावे किए उससे ये और धारणा मजबूत हुई कि नहीं भाई, SIR की ज़रूरत है, लोगों के फर्जी वोट हैं, 2-2 वोट कार्ड हैं। तो उन्होंने अपनी यात्रा के उद्देश्य को स्वयं ही काट दिया। जो चुनाव आयोग कर रहा है उसको ही सही साबित किया कि नहीं भाई, बहुत सारी त्रुटियां हैं, डबल नाम है, लोग 2 जगह, कई लोगों का नाम है, कई लोग हैं कि जो बिहार के नहीं हैं उनका नाम है, जो लोग मृत हो गए हैं उनका भी नाम है। तो ये नाम तो कटने चाहिए ना। कोई ये तो नहीं कहेगा कि भाई जो मरा है वो भी वोट उसका नाम रहना चाहिए। और इन लोगों के मंच पर जैसे जैसे हरकतें हुई हैं, चुनाव जीतने की 1-8% जो रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी है वो भी ख़त्म हो गई है। अब अगले 15 साल तक फिर इनको विपक्ष में ही बैठना है। राजनीति में गाली का दौर चल रहा है। आपने कभी कहा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से भी कई ऐसे बयान हुए हैं जो सीधे तौर पे सोनिया, राहुल और तेजस्वी की मां राबड़ी देवी के ऊपर एक तरीके से आरोप लगा है, सदन में भी, सदन के बाहर भी। देखिए, आरोप लगना अलग बात है, और कभी आरोप के आवेश में अगर गलती से किसी से कोई असंवैधानिक शब्द निकलते हैं तो तुरंत कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, कोई जो व्यक्ति शुचिता वाला व्यक्ति होगा, वो तुरंत अपने बातों के लिए खेद प्रकट करता है। जी, किसी को भी खेद प्रकट करेगा, माफ़ी मांगे कि भाई ये हमसे गलती है। हमारे मंच से अगर मैं हूँ और मैंने नहीं किया लेकिन कोई कार्यकर्ता ही गलती करता है तो उसकी एक विकैरियस लायबिलिटी शब्द होता है। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे अस्पताल में अगर मैं निदेशक हूँ और किसी स्टाफ की भी गलती से कोई मरीज को नुकसान पहुँचता है तो कानूनतः उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। विकैरियस लायबिलिटी यानी इस अस्पताल की एक एक चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो अगर तेजस्वी और राहुल की जनसभा में खुले मंच से कोई ये इस तरह की घटना हुई है तो उसकी विकैरियस लायबिलिटी तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर है। क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? उनकी धृष्टता देखिए कि चीज़ों को जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना घमंड उनमें है कि इतनी मतलब ये घटना हुई है जिसकी निंदा करने के लिए शब्द नहीं है, और उस घटना पर भी किसी भी इनके पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति ने खेद तक प्रकट नहीं किया कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो भी हमारे मंच से हुआ उसके लिए हम देश से माफ़ी मांगते हैं, बिहार की जनता से माफ़ी मांगते हैं, माताओं और बहनों से माफ़ी मांगते हैं। तो एक तो उन्होंने किया, और इनका जो ये व्यवहार रहा है तो ये बिहार की जनता देख रही है और इनको कड़ा दंड देगी। बिहार की बंदी में दिखा ही है सर। बिहार की बंदी में तो दिखा ही, और साथ ही साथ दिन रात आप कहीं भी क्षेत्र में चले जाइए और लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई जब विपक्ष में रहकर आप देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को इस तरह के अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो क्या किसी भी इस प्रदेश की बहू, बेटी, माँ, बहन की इज्जत सुरक्षित रहेगी? कदापि नहीं। और ये हमारे प्रदेश की माँ, बहन, बेटी, बहू ने ये ठान लिया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को सत्ता में नहीं आने देना है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि अब आप इवेंट बनाएंगे गाली को, जैसे सिंदूर को बनाया आपने। इवेंट बनाएंगे? भाई इवेंट आपने बनाया है, आपने अपने मंच से गाली दी, आपको उस चीज़ का जरा भी एहसास नहीं है, आप उसके लिए क्षमा नहीं मांग रहे हैं, आपने खेद नहीं प्रकट किया, तो माताओं बहनों में क्या हम एक क्लीव की तरह चुप होकर बैठ जाएं
देश की किसी भी माता बहन का अपमान होता रहे और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक होकर देखती रहेगी। पूरे चुनाव के बाद ये हमेशा मुद्दा रहेगा। आने वाली जनरेशन इतिहास में पढ़ा करेंगी कि इस तरह के नेता हुआ करते थे, विवेकहीन, समाज विरोधी मानसिकता के, संविधान विरोधी मानसिकता के नेता हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में देश की माताओं, बहनों और बेटियों की इज्जत को भी तार तार करने में संकोच नहीं किया। ये पूरा इतिहास इनको लंबे समय तक याद रखेगा। ये चुनाव की बात नहीं है। एक सवाल है कि सोशल मीडिया पे इन दिनों तेजस्वी यादव डांस करते ज़्यादा दिख रहे हैं, लगता नहीं कि इस बार ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे? देखिए, मैं तो युवाओं से आग्रह करूंगा कि उनके डांस का वीडियो देखें, और उनका डांस का वीडियो ही उनके जीवन का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अगर किसी एक क्लिप से तेजस्वी प्रसाद यादव के जीवन को दिखाना हो तो उस डांस को दिखाया जाना चाहिए। इतना वाहियात वो डांस कर रहे हैं, जितने खराब वो स्टूडेंट रहें, 9वीं पास नहीं हो पाए, जितने खराब वो क्रिकेटर हैं, कभी बैट नहीं पकड़े, कुल 37 रन बनाया, सिर्फ पानी ढोते रहे, जितने खराब वो राजनेता और संगठन करता है, अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलते हैं लोग, उनसे मिलवाने के लिए उन्हीं के पार्टी के लोग पैसे लिया करते हैं और चापलूसी हुआ करती है, उतने ही खराब वो डांसर हैं। तो उनका वो उतना बेकार डांस जो है उनके पूरे जीवन और राजनीतिक जीवन को परिलक्षित करता है कि वो जीवन के हर कार्य में उतने ही अक्षम और ख़राब हैं, उनके हर कार्य में। और अगर गलती से वो सत्ता पर आ गए तो जिस तरह का वो डांस कर रहे हैं, बिहार का विकास भी उसी तरह से उस रास्ते पर भटक जाएगा जितना वाहियात उनका डांस है। चलते चलते सर, एक सवाल आपके विधानसभा क्षेत्र से ले लेते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, वो क्या रहेगा सर, अगर आपके विजन के हिसाब से? देखिए, हमारा क्षेत्र मूलतः दियारा क्षेत्र है, गंगा नदी के किनारे बसा है और बार बार बाढ़ आती है और इस तरह से लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि गंगा नदी के किनारे पर जो तटबंध है, जो संरचना है, कटाव से बहुत सारे गांव पीड़ित होते हैं, पहले उनको कटाव से सुरक्षित किया जाए, सड़कों की स्थिति अच्छी हो, बिजली और पेयजल की अच्छी सुविधा हो, सारे स्कूल और जो अस्पताल हैं वो दुरुस्त हों, त्वरित चिकित्सा और अच्छी शिक्षा वहाँ के लोगों को उपलब्ध हो, विद्यार्थियों को जीवन में, करियर में आगे बढ़ने के लिए, सलाह के लिए और नौकरी के लिए अलग अलग काउंसलिंग सेंटर कम से कम 3 प्रखंड में तीनों जगह खोले जाएंगे, ताकि युवाओं को मार्गदर्शन मिले कि वो अपने जीवन में क्या करें, कौन सी पढ़ाई करें, कौन सा टेक्निकल एजुकेशन दें। किसानों को खेती में उन्नत कृषि के विषय में भी उनको समझाने और सिखाने के लिए कम से कम 3 ऐसे सेंटर खोले जाएं, जिससे किसानों को उन्नत कृषि के बारे में जानकारी दी जाए। इसके अलावा एक प्रस्तावित रेल लाइन है जो बलिया से आरा को जोड़ेगी, जो मेरे गांव नैनीजोर से होकर जाने वाली है। उसकी घोषणा तो हुई है लेकिन अभी मूर्त रूप से कार्य नहीं हो पाया है। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि उसको ज़मीन पर लाया जाए और वो रेल लाइन बन जाने से बिहार और यूपी की कनेक्टिविटी सुधरेगी और पूरे क्षेत्र का अच्छा विकास हो पाएगा। एनबीसी से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो देखा आपने डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी, जो कि पेशे से डॉक्टर भी हैं, समाज सेवी भी हैं, राजनीति में लंबा अनुभव भी रहा है। देखना होगा कि इनकी क्षेत्र की जनता इनको पलकों पर कैसे बिठाती है। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, एनबीसी 24 पटना।